हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्स चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम रोज़ाना जो है प्रीलिम फोकस डिस्कशन करते आ रहे थे। डेली वीडियोस मेरे अपलोड होते थे, बट एक दिन लास्ट यस्टरडे अपलोड नहीं हो पाया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो वायरल फीवर चल रही है, तो इसलिए आज में थोड़ी वॉइस भी मेरी डाउन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 6 और 7 जनवरी के, मैं टोटल मिला के आपको एक ही वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करने से पहले छोटी सी अपडेट है कि आप हमारे एडुवर्ड्स के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करके ओके रोज़ाना जो भी अपडेट्स हैं, इसके पीडीएफ्स हो गया, या फिर आप हमारे जो प्रकाश जी हैं, वो भी अपने वीडियोस को डेली अपलोड करते रहते हैं दोस्तों। हिंदू एडिटोरियल वीडियोस बनाते रहते हैं डेली। बहुत ही विस्तार में वो लोग समझाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ लेक्चर्स के भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम इसका वीडियोस जब जब हम अपलोड करेंगे आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी कि विरोवोर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वायरसेस को खाता है दोस्तों। ये जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं वायरसेस किस तरह से होते हैं, राइट। कोरोना वायरस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरस है जिसने कई दुनिया की तबाही को ख़त्म कर दिया था। एक पैंडमिक हो गई थी इसकी वजह से। तो एक नया ऑर्गेनिज्म से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जिसका नाम है विरोवोर, राइट। ये वायरस को खाते हैं, तो बहुत ही एक बिग ब्रेक थ्रू इन्वेंशन माना जा सकता है दोस्तों। ओके, दिस मार्क फर्स्ट एज अ टीम थ्रू इट्स एक्सपेरिमेंट्स हैज शोन दैट वायरस ओनली डाइट टर्म विरोवर इज एनफ दोस्तों, राइट। ये वायरस को जो है अपने डाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो किस तरह से लोग ये ऑर्गेनिजम्स को टेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या है, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। टू प्लैंकटन ऑर्गेनिजम्स नेम हल्टेरिया एंड पैरामीशियम दोस्तों कैन ओनली फीड ऑन वायरसेस बट ऑल्सो थ्राइव बाय कंज्यूमिंग देम, ठीक है, right. Scientists found that species of Halteria, which are microscopic cellites that populate fresh water throughout the water, can eat huge number of infectious chloroviruses दोस्तों। okay. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये जाना है कि ये जो है कई सारे इन्फेक्शियस क्लोरोवायरस उसके ऊपर अपना डाइट गुजारा कर रहे हैं। एंड बोथ शेयर एंड एक्वाटिक हैबिटेट। क्या क्या है? दो प्लैंक्टन ऑर्गेनिजम्स है। दो ऑर्गेनिज्म का नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए। एक का नाम है हल्टेरिया, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों, और दूसरे का नाम है पैरामीशियम। ओके, ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना डाइट जो है रेगुलर वायरस पे गुजारा कर रहे हैं। ओके, जितने भी इन्फेक्शियस क्लोरोवायरसेस है ये खा के ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। सो अभी यहाँ पे दिस रिसर्च ऑल्सो नोट्स द डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंजप्शन बिटवीन हल्टेरिया एंड पैरामीशियम एज अ फॉर्मरली यूज्ड क्लोरोवायरस एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये जो क्लोरोवायरसेस जो है, ये जो प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये जो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये अपने न्यूट्रिएंट की तरह ये अपने बॉडी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। मतलब उनको भी फ़ायदा हो रहा है और दूसरा जो है वायरसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये वन ऑन वन सिचुएशन हो गया दोस्तों, दोनों की तरफ वन ऑन वन सिचुएशन है, राइट। एंड इट डज़ नॉट ग्रो मच इन पॉपुलेशन दोस्तों, राइट। एडिशनली द कंजप्शन ऑफ द क्लोरोवायरस शुड हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन कार्बन साइकिल ऑल्सो। एक तरफ से ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, राइट। तो वायरसेस की बात हो रही है, मैं थोड़ा बहुत आपको वायरसेस बता देता हूँ। देखिए, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि वायरस एक प्लांट टाइप ऑर्गेनिज्म होगा या फिर कोई एनिमल होगा, राइट, या फिर आपको कोई बैक्टीरिया होगा दोस्तों, राइट। तीनों में से कोई भी नहीं है। ओके, वायरस एक डिफरेंट कैटेगरी है, ठीक है। ये आपको ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसको कहा जाता है, याद रख लीजिए। ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसको हम कहते हैं, जो सिंगल सेलुलर होता है वायरस के अंदर। ओके, सो विच आर 10 to 100 टाइम्स, कितने 10 से लेके 100 गुना स्मॉलर साइज होते हैं व्हेन कंपेयर टू बैक्टीरिया। ओके, स्मॉलर टू बैक्टीरिया दोस्तों। ओके, इसके एक्चुअल साइज की अगर बात करें तो ये 20 to 300 नैनोमीटर इन साइज होते हैं दोस्तों। क्लियर? वायरसेस की बात करें तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दैन द
bacteria दोस्तों. Okay, and because they are not free living, virus cannot be reproduced and carry a मेटाबॉलिक प्रोसेस. ओके, वायरस जो है अब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है, इसका एक अजीब प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस दोस्तों. ओके, सो मेटाबॉलिक प्रोसेस कैरी आउट करता है, कैरी ऑन विदाउट ए होस्ट सेल. होस्ट सेल कोई नहीं रहता है इसके पास, वो खुद में ही मेटाबॉलिक प्रोसेस को डेवलप करता रहता है दोस्तों. वायरस कैन इन्फेक्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई किसी हर चीज़ को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, एंड वायरस इज अ स्मॉल कनेक्शन ऑफ genetic code. Okay, so virus is nothing but it's a small collection of genetic code. इधर genetic code में दो होते हैं, इधर DNA हो गया या फिर RNA हो गया, दोनों में से वायरस अवेलेबल होता है दोस्तों. इसीलिए तो DNA बेस्ड वैक्सीन बनाया जाता है, RNA बेस्ड वैक्सीन बनाया जाता है. जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो क्या करते हैं लोग, उसको क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस जो होता है उसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं, मतलब उसको वीक करके वैक्सीन में डाल दिया जाता है, ताकि जब भी हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो, हमारी बॉडी जो है इसको इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर पाए, इम्यूनिटी डेवलप कर पाए. DNA बेस्ड वैक्सीन इसे हम कहते हैं. राइट, एंड इट्स सराउंडेड बाय सम प्रोटीन कोट. वायरस को क्या होता है, इसकी जो सराउंडिंग्स में आपको एक प्रोटीन कोटेशन हमको देखने को मिलता है दोस्तों. क्या देखने को मिलता है, एक प्रोटीन कोटेशन देखने को मिलता है. राइट, सो अगर बात, सो वायरसेस जो है बाहर से अगर आप बात करें तो दे विल लुक लाइक इनएक्टिव. सो इफ वायरसेस आर इनएक्टिव फ्रॉम आउटसाइड, बट ये होस्ट सेल जो होता है ना इनसाइड, यहाँ पे ये एक्टिव होते हैं दोस्तों. ओके, दे आर एक्टिव इनसाइड. सो पहली बार इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो लुईस पास्चर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे. राइट, उन्होंने जो है इस चीज़ को डिटेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, एंड द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नेचर ऑफ वायरस जो है कहाँ से मिलती है आपको, 1892 में एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था दिमित्री. ओके, दिमित्री, उन्होंने जो है अपने बायोलॉजिकल नेचर किताब में वायरसेस के बारे में मेंशन किया था दोस्तों. राइट, तो उनका ये कहना था कि वायरस जो है एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है. क्या कहते थे वो, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट है बल्कि. राइट, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए, 20th सेंचुरी आया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए. राइट, उन्होंने जो है ग्रुप ऑफ वायरसेस को फाउंड किया. राइट, फर्स्ट इमेज ऑफ वायरसेस की बात करें कब रिलीज़ की गई थी, 1931 में दोस्तों. एक जर्मन इंजीनियर हैं एर्नेस्ट रुस्का बोल के, उनका नाम क्या था, एर्नेस्ट रुस्का. इन्होंने जो है पहली इमेज रिलीज़ की है वायरस की 1931 में, कि किस तरह से 1931 से पहले हम लोगों को पता भी नहीं था कि वायरस किस तरह से होता है. ओके, उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी आया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन रिलीज़ हुए. राइट, और उसके बाद वायरस का स्ट्रक्चर भी रिलीज़ होना शुरू हो गया दोस्तों. ओके, धीरे धीरे जब डेवलप है तो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको, या तो रॉड शेप होता है या फिर स्पेरिकल होता है दोस्तों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वायरसेस आर एदर इन रॉड शेप और इन स्पेरिकल शेप. दे कंटेन एदर DNA और RNA. ये सारा कुछ धीरे धीरे डेवलप करते गए. सो दिस इज़ अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द वायरस, कि उसका साइज़ क्या होता है. वो एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है दोस्तों. राइट, और बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है. दे आर इन रॉड और स्पेरिकल शेप में होते हैं. और पहली बार वायरस की इमेज रिलीज़ की गई थी 1931 में. राइट, अगर पहली बार मेंशन कहाँ पे किया गया था, 1892 में दोस्तों. ठीक, दिमित्री उन्होंने अपनी किताब में लिखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो भी मैं समझाया हूँ उसके इन डिटेल है. यहाँ पे देखिए, ये DNA पार्ट है और ये RNA पार्ट है दोस्तों. ओके, DNA में वायरस किस तरह से कैरी आउट करता है अपने एक्टिविटीज़ को, और RNA में किस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड करता है, ये यहाँ पे डिटेली एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों. एंड उनकी कैटेगरी भी होती है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ. ओके, वायरसेस जो है उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, जैसे मॉर्फोलॉजी. ओके, फर्स्ट कैटेगरी होती है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से उनको वेरियस क्लासीफाई करते हैं. नेक्स्ट हो गया आपको न्यूक्लिक एसिड दोस्तों. ओके, न्यूक्लिक एसिड हो गया. ओके, नेक्स्ट हो गया उनके टाइप और उनके होस्ट के हिसाब से. ओके, होस्ट के हिसाब से भी इनको डिवाइड किया जाता है दोस्तों. और DNA वायरसेस आप सभी लोग जानते हैं. DNA वायरस क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं. क्या होते हैं ये, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड दोनों वायरसेस होते हैं. ओके, वही अगर आप RNA वायरसेस की बात करें तो इनमें भी सेम ही होता है, एक दे कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड. ओके, और होस्ट टाइप की बात करें तो वायरसेस किस तरह से डिवाइड होते हैं होस्ट टाइप. देखिए, वायरसेस ऑफ ह्यूमन हो गया. ओके, या फिर वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया हो गया.
क्लियर, या फिर वायरसेस ऑफ एनिमल्स हो गए दोस्तों, एनिमल्स के वायरसेस के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है, या प्लांट्स। होस्ट का मतलब वो होता है कि ये जहाँ पे जाके अटैक करते हैं, यानी जिसके ऊपर जाके बैठ के या फिर उसके बॉडी के अंदर घुस के अंदर अटैक करते हैं ना, उसको हम होस्ट कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वायरसेस टाइप्स होते हैं, वायरसेस होस्ट होते हैं, और आरएनए टाइप भी होता है और डीएनए टाइप भी होता है, जिसकी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। अगर मैं बताता जाऊँगा तो इसके पर ही बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। आगे हमको बहुत सारे करंट अफेयर्स भी डिस्कस करने हैं, बट बेसिक नॉलेज और इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं, वो मैंने सारा आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। सो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 108 इंडियन साइंस कांग्रेस को इनाग्रेट किया है राष्ट्रपति तुकाडोजी महाराजा नागपुर यूनिवर्सिटी में। दोस्तों इस बार की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। थीम ये है साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, किस तरह से आप हमारे जो साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वुमेन एम्पावर में एक रोल प्ले कर सकते हैं, वो थीम रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस को इनाग्रेट किया गया है दोस्तों, राइट। सो इसकी जो ओरिजिन है वो एक 2 ब्रिटिश केमिस्ट थे, नेमली प्रोफेसर JL सिमनसन एंड प्रोफेसर PS मैकमोहन। इन्होंने मिलकर जो है इसकी ओरिजिन की थी, और इनका मेन मकसद ये था कि किस तरह से साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है दोस्तों हमारी सोसाइटी में। ओके हर साल जो है एनुअल कांग्रेस मीटिंग की जाती है, वहाँ पे कई तरह की प्रोसीडिंग्स जनरल्स को ओके या फिर किस तरह के फंड्स हैं प्रमोशन ऑफ साइंस को हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा कुछ इसमें मेंशन किया जाता है। तो इसकी अगर फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बात करें तो कब हुआ था दोस्तों, 1914 में हुआ था। ठीक है, 15 से 17 जनवरी में इसको रखा गया था 1914 में, राइट। ये जो हमारी एशियाटिक सोसाइटी है ना कलकत्ता में, वहाँ पे इसको रखा गया था दोस्तों, पहली मीटिंग जो हुई थी इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ओके ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सियाम रिवर। सो रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, क्या मुझे बता सकते हैं आप डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे? राइट, राजनाथ सिंह है दोस्तों, राइट। डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह है। आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम जो है मैं लेक्चर ए माइंड में रख के बनाता हूँ कि सारे लोगों को समझ में आए, जो बेसिक देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है उसको भी समझ में आए, जो प्रो लेवल के हैं, जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, सबको। इसलिए मैं हर छोटी न्यूज़ यहाँ पे बताता हूँ। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज ओवर सियोम रिवर क्लोज टू अरुणाचल नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना, इसको इनाग्रेट किया है दोस्तों। ओके सो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जा रही ये सियोम रिवर है, यहाँ पे गैलो विलेज और मियोंग विलेजेस हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। और ये जो चाइना का बॉर्डर है ना, बहुत सी क्लोज से पास होती है दोस्तों। आपको मैं मैप में यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सियोम ब्रिज है यहाँ पे, देखिए ये इंडिया है और यहाँ पे चाइना। सो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो है सियाम रिवर फ्लो होती है। एंड अबाउट सियाम रिवर की बात करें तो इट इज़ अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। आपको MCQ इसमें पूछ सकते हैं कि सियाम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, एंड इट इज़ लैटिट्यूडली फ्लोइंग रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कंप्लीटली ये अरुणाचल प्रदेश में ही फ्लो हो रही है। और रिवर सियांग या एक्जांगपो जॉइंस रिवर सियोम इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। आगे चलकर ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में और एक रिवर से मिल जाती है। इट फ्लोज थ्रू वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ मौलिंग नेशनल पार्क। ओके जो भी यहाँ पे मौलिंग नेशनल पार्क है वहाँ के वेस्टर्न बॉर्डर्स में ये फ्लो होती है सियोम रिवर। ओके यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रिज को बनाया, 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज सियोम ब्रिज, तो उसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनाग्रेट किया है। और सियोम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड अर्बन ग्रीनिंग इन ड्राईलैंड्स रिपोर्ट रिलीज की गई है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके सो FAO आप सभी लोग जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसमें आपको टोटल 197 मेंबर कंट्रीज है। इसका थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ FAO के बारे में। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कोई स्पेस, ओके चलिए। सो FAO इज़ नथिंग बट फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको टोटल 197 मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओके इसमें कई तरह के यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ भी हैं। और FAO काउंसिल एक होती है, राइट, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में ही सेम। और ये कमिटी रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, कोई भी रिकमेंडेशन अगर देना है या कोई भी रिपोर्ट्स बनाना है तो FAO काउंसिल का काम होता है। ठीक है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर का, तो बहुत सारे होते हैं। ये गवर्नमेंट्स को, कई सारे डेवलपमेंट एजेंसीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको पर्टिकुलर टारगेट दिया जाता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री या फिर लैंड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर पाए दोस्तों, राइट। और दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस टू वेरियस प्रोजेक्ट लाइक इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट या डेवलपमेंट, सब कुछ ये लोग देते हैं, right? तो उन्हीं के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है ऑन ग्रीन अर्बन ओआसिस प्रोग्राम दोस्तों, ताकि जितने भी ड्राई लैंड सिटीज़ हैं, ज़्यादातर आपको मिडिल ईस्ट को देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप किस तरह से क्लाइमेट, हेल्थ और फूड एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल कर पाएँ, उस सारा कुछ मेंशन किया गया है, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि FAO's ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च इन 2020, ताकि एक लाइवलीहुड इंप्रूव कर पाए और वहाँ के अर्बन और जो सेमी अर्बन पॉपुलेशंस हैं, ओके, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर पाए आने वाले कितने सालों में, 3 सालों में, वो मेंशन किया गया है। तो अभी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट निकल कर आई है, राइट। तो उनका क्या कहना है कि सम ऑफ 35% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज़, कितने 35% ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटीज़ इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली हो गया, कायरो हो गया, और बिल्ट इन वर्ल्ड्स ड्राईलैंड्स फेसिंग द हाई रिस्क ऑफ सोशल, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इनका ये कहना है कि 35% से भी ज़्यादा जो भी सिटीज़ हैं, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, वो ऐसे ज़मीन पे बनाए गए हैं जहाँ पे आपको सोशल, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेंगे दोस्तों एज दे ग्रो। वहाँ पे स्केर्स रेनफॉल है, वाटर सप्लाई बहुत ही कम है वहाँ पे, और इसके अलावा भी जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अर्बनाइजेशन के चक्कर में ये लोग अपने रिसोर्स को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओके। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स इन्होंने मेंशन करे हैं। सो अर्बन फॉरेस्ट्री एंड ग्रीन स्ट्रैटेजी हैव येट टू बी फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड, अभी ये करना। तो उनको क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दिया है? सो मेन रिकमेंडेशन है प्लान एंड मेंटेन द ग्रीन स्पेसेस एंड सेलेक्ट ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट आर सूटेड टू लोकल एनवायरनमेंट एंड सिटीस्केप। जब भी आप कोई अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपनी ज़मीन को प्लान कीजिए या अपने सिटी को प्लान कीजिए कि थोड़ी गैप आप लोकल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ओके, ग्रीन स्पेसेस बनानी। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, एक मिडिल ईस्ट की इमेज है, किस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। इवन दो दे आर डेवलपिंग द बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी को भी स्पेस दिया है, उसके बीच में से रास्ते निकाले, ऐसा नहीं कि उसको काटते चले जा रहे हैं। सो कम्युनिटी लेवल की बात करें, बूस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सेंस ऑफ ओनरशिप एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव टू एनकरेज ट्री प्लांटिंग, ओके। लोगों को भी एनकरेज करें, अब कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आएँ, ओके, ताकि इन लोगों में जो है ट्री प्लांटिंग का जज्बा बनाए रहे दोस्तों। एट गवर्नमेंट लेवल की बात करें, क्रिएट रोबस्ट पॉलिसी एंड प्रोटेक्ट अर्बन ग्रीनरी। तो तीनों के लेवल बता दिए उन्होंने, राइट। कम्युनिटी लेवल कैसा करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल किस तरह करना चाहिए, राइट। तो दिस आर द रिकमेंडेशन विच हैज़ बीन गिवन बाय FAO। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस अप MOU अग्रीमेंट विद अदर मिनिस्ट्री टू अवार्ड डिग्रीज टू अग्निवीर्स। अब सभी लोग जानते हैं अग्निपथ स्कीम लेकर आए थे, गवर्नमेंट के द्वारा। तो रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक MOU अग्रीमेंट साइन किया है अदर मिनिस्ट्री से भी, ताकि हम डिग्रीज प्रोवाइड कर सकें दोस्तों। कौन से मिनिस्ट्री हैं वो, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया दोस्तों। तो तीनों ने मिलकर एक डील साइन की है, एक अग्रीमेंट साइन किया गया है, ताकि टू फैसिलिटेट कंटिन्यू एजुकेशन एंड अवॉर्डिंग अप्रोप्रिएट स्किल सर्टिफिकेट टू अग्निवीर्स। जब भी अग्निपथ स्कीम से ये लोग अपनी स्टडीज़ को पूरे करते हैं तो उनको एक स्किल सर्टिफिकेट की दिया जाए। अंडर MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी क्लास 12 सर्टिफिकेट्स एंड बैचलर डिग्री भी अवार्ड दिया जाता है, विल बी अवार्डेड टू अग्निवीर्स दोस्तों, राइट। चलिए थोड़ा बहुत हम अग्निपथ स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर इंडियन यूथ जो ख्वाहिश रखते हैं हमारे इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए, जितने भी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं ना, उसमें ज्वाइन होने के लिए जो ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए इस स्कीम को लाया गया है दोस्तों। और ये जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अग्निवीर्स कहते हैं दोस्तों, ओके। एंड सम स्कीम एनविसेज रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी फॉर 4 years इंक्लूडिंग 6 months ऑफ ट्रेनिंग, ओके। अबाउट 45,000 to 50,000 सोल्जर्स बिटवीन एज ऑफ 17 to 21 years विल बी रिक्रूटेड एनुअली, याद रख लीजिए, ओके। 18 साल से 21 साल तक जो भी सोल्जर्स है हर साल इनको रिक्रूट किया जाता है। ओनली 25% ऑफ टोटल रिक्रूट्स विल बी अलाउड टू कंटिन्यू फॉर अनदर 15 years अंडर परमानेंट कमीशन। और बाकी के जो 75% है ना अग्निवीर्स को, उनको एग्जिट या सेवा निधि पैकेज दिया जाता है दोस्तों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है NTPC स्टार्ट्स इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन इन पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क, ओके।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो रिसेंटली द प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, खवास टाउनशिप, सूरत में इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जॉइंट एफर्ट है किसका, एनटीपीसी का और गुजरात गैस लिमिटेड का दोस्तों। ओके, एंड नेचुरल गैस इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे आपको 95% मीथेन देखने को मिलता है एंड रेस्ट आर हाइड्रोकार्बन्स। पीएनजी इज ए सेम नेचुरल गैस विच ब्रॉट एट कंज्यूमर एंड थ्रू ए पाइपलाइन नेटवर्क दोस्तों। तो रिसेंटली एनटीपीसी ने इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है, सूरत में दोस्तों। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स की अगर बात करें, देखिए हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोसेस होता क्या है, इट्स नथिंग बट इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू एग्जिस्टिंग नेशनल गैस पाइपलाइन। And Petroleum and Natural Gas Regulatory Board have given approval for 5% blending of green hydrogen with PNGs to start with it. It would be scaled phase wise to reach 20%. Depending on the production methods, hydrogen can be green हो सकता है, blue हो सकता है और green, pink, etc. जो भी ये हो सकता है दोस्तों। राइट, चलिए अभी थोड़ा इसके बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला बेनिफिट अगर आप करेंगे हाइड्रोजन ब्लेंड फ्यूल से, तो इट विल रिड्यूस CO2 एमिशंस दोस्तों। CO2 एमिशंस को ईजिली ये रिड्यूस कर सकता है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस द हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल। अभी जो हम फेस कर रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन को इंपोर्ट करने में जो बिल्स फेस कर रहे हैं, सो उसको भी जो है ये रिड्यूस कर सकता है। हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल विल गेट रिड्यूस, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंडिया कैन ऑल्सो बिंग फॉरेक्स एश्योर बाय बीइंग ए ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन केमिकल एक्सपोर्टर्स। ओके, सो हम लोग जो है कल के रोज़ अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो वी कैन ऑल्सो डू ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट्स, राइट। और ग्रीन केमिकल्स जो भी बनते हैं इसके ज़रिए से, वो भी हम जो है एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं और हमारा फॉरेक्स जो एश्योर है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस की बात करें, तो चैलेंजेस इज़ नथिंग बट, देखिए ये यहाँ पे बस थोड़े ही चैलेंजेस है। इट कैन वीकन मेटल और पॉलीइथिलीन पाइप्स दोस्तों। okay? जब भी आप इसको ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, तो जो पाइप्स ये लोग यूज़ करते हैं ना इस प्रोडक्शन में, तो उसका जो मेटल है वो ये लोग इसके केमिकल की वजह से वीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीजेस द लीकेज रिस्क। ओके, तो टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करना पड़ना एक थोड़ा चैलेंज माना जाता है। और इसके अलावा भी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। पहली बार अगर आपने सेटअप करना है ये ग्रीन हाइड्रोजन को, तो हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं दोस्तों। यानी हर जगह या हर स्टेट में इसको प्रॉपरली आप सेट नहीं कर पाएंगे। इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। ये दोनों चैलेंजेस के अलावा बाकी कुछ नहीं है, बाकी हमको सारा कुछ फ़ायदा ही है। CO2 एमिशंस हम रिड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल को जो है ये रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों हम ग्रीन हाइड्रोजन को। बस दो ही चैलेंजेस हैं, एक लीकेज रिस्क का एक है और दूसरा हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट इन द इनिशियल इंस्टॉलमेंट जो आप इंस्टॉल करते हैं प्लांट को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिव्यू द एलिमिनेशन ऑफ काला हजार। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। उन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 98.7% डिक्लाइन केसेस देखने को मिले हमको काला हजार के। अगर आप 2007 का डेटा अगर आप देखेंगे, उस टाइम पे 44,533 केसेस थे दोस्तों। अभी 2022 में सिर्फ 834 केसेस आ गए हैं। काला हजार नथिंग बट इट्स ए ब्लैक फीवर डिसीज़ है, जो कि एक एनटीडी माना जाता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआन पैरासाइट ऑफ जीनस लेशमेनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके ज़रिए से होती है ये डिसीज़, जीनस लेशमेनिया से होती है दोस्तों। और ये सैंड फ्लाई जो बाइट्स होते हैं उसके काटने की वजह से होती है। एंड इंडिया में अगर बात करें तो लेशमेनिया डोनोवानी इज़ द ओनली पैरासाइट काजिंग द डिसीज एंड इट कंसिडर्ड एज सेकेंड डेडलीस्ट पैरासाइटिक किलर। मलेरिया के बाद ये एक दूसरा सेकेंड डिसीज़ है। ये कहाँ पे है हमारे इंडिया में प्रेजेंटली, आपको बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया और वेस्ट बंगाल। ओके, एंड इट इज़ एंडेमिक टू इट। ऐसा नहीं कि वो फैल रहा है, वहाँ पे एंडेमिक हो चुका है दोस्तों, राइट। तो बट इसको रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 11.5% ऑफ टोटल केसेस ग्लोबली। जो ग्लोबल रिपोर्ट होते हैं ना केसेस, उसमें 11% से ज़्यादा केसेस हम इंडिया से ही आ रहे हैं। तो चिंता करने की बात है दोस्तों। एंड इट शुड बी रिड्यूस, स्टिल द नंबर हैज़ टू बी रिड्यूस। और अच्छी बात यह है कि इट इज़ ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिसीज दोस्तों। एंड एंटी लेशमेनियन मेडिसिन आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट। और अभी जो स्टेप्स लिए गए हैं टू एलिमिनेट दिस काला हजार, एक नेशनल काला हजार एलिमिनेशन प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आप लिख सकते हैं ताकि इस डिसीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ। उसके अलावा भी नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, डेंगू, काला हजार एक्सेट्रा। तो दो प्रोग्राम्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं
अभी देखते हैं आगे चलकर किस तरह से हम इस 834 केसेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 11.5% केसेस ग्लोबली हमारे इंडिया ही कंट्रीब्यूट कर दे रहा है, राइट। तो इसको हम रिड्यूस करके एटलीस्ट 4 to 5% लाना चाहिए दोस्तों, एंड ये किस तरह से होती है, कौन सी चीज़ से काटने की वजह से होती है, एक पैरासाइट है जिसका नाम है लेशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। और क्या क्या सिम्टम्स हैं, एनलार्जमेंट ऑफ स्टमक हो जाता है दोस्तों, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर हो जाता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, ब्लीडिंग होता है, राइट। स्किन अगर आप देख सकते हैं इस तरह से हो जाती है स्किन, ये सारा कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिसेंटली दिल्ली पुलिस यूज्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग, डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग टू एस्टैब्लिश द विक्टिम आइडेंटिटी। सो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग क्या होता है, इस पे आपको एमसीक्यूज पूछने के चांसेस है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग इज ए मेथड यूज्ड बाय फोरेंसिक साइंटिस्ट टू एग्जामिन द बायोलॉजिकल आइटम्स ऑफ एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स दोस्तों। क्राइम सीन्स में जितने भी जो एविडेंस हमको मिलते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंस मतलब किसी के फिंगरप्रिंट्स हो गया या किसी का सीमेन सैंपल्स हो गए, राइट। ये तरह के बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं क्राइम सीन में, जो ब्लड सैंपल्स हो गए, राइट। इसके ज़रिए से जो है इनको एग्जामिन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइलिंग दोस्तों। हेयर्स हो गया, बोन्स हो गए, टीथ हो गए, ये सारा कुछ सैंपल्स होते हैं। यहाँ पे आपको लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेड डीएनए होता है, मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर न्यूक्लियर डीएनए एग्जामिनेशन। वही अगर एम्प्टी डीएनए करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एंड इनहेरिटेड मैटरनली। इट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, एक सब सेलुलर ऑर्गन है लोकेटेड विद इन सेल एंड फंक्शन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस टिश्यूज ऑफ बॉडी। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया एक सब सेलुलर ऑर्गली है दोस्तों, ऑर्गनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन, और जो मास डिजास्टर्स हैं उनको पहचानने में हम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे विथ लिमिटेड बायोलॉजिकल मटेरियल, और ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन है इज डिसएसोसिएट फ्रॉम द सेलुलर डिवीजन एंड इज स्टिमुलेटेड बाय एनर्जी डिमांड दोस्तों। एंड इट हैज़ ए कॉपी ऑफ मोस्ट ह्यूमन सेल कंटेन, ज़्यादातर जो भी ह्यूमन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसी का कॉपी होता है अंडर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जीनोम्स दोस्तों। तो उसकी मदद से ये लोग जो है रिकवर कर सकते हैं प्रॉपर चीज़ों को, प्रॉपर एविडेंस को रिकवर किया जाता है। तो हाई कॉपी नंबर इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ रिकवरिंग सफिशिएंट डीएनए फ्रॉम द सैम्पल्स। ओके, सैम्पल्स में जो भी डीएनए होता है उसको हम रिकवर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एम्प्टी डीएनए, ठीक है। सो इतना बेसिक आइडिया आप याद रख लीजिए, उतना डिटेल में आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ आ गया है अभी। सो इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड इट्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर एट सियाचिन ग्लेशियर, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटल फील्ड लाइज बिटवीन साल्टोरो ब्रिज टू वेस्ट एंड मेन कराकोरम रेंज टू ईस्ट दोस्तों, विथ नियरली 76 किलोमीटर्स की लेंथ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर, राइट। सो रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन आर्मी ने पहले वुमेन ऑफिसर को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर इट इज़ अ सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड आफ्टर फेडांकू ग्लेशियर। फेडांकू ग्लेशियर कहाँ है, तजाकिस्तान में है। ये तजाकिस्तान का जो ग्लेशियर है वो सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है दोस्तों। सेंट्रल एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग करता है ये। उसके बाद जो सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है ये सियाचिन ग्लेशियर है। एंड इट इज़ अ सोर्स फॉर द नुब्रा रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर सिस्टम 1984 का, और इंडिया टुक इट्स कंट्रोल अंडर ऑपरेशन मेघदूत। ओके, चलिए यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मैप में सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिया, जो कि न्यूज़ में रहा है। सो इंडिया जो है रिसेंटली एक कॉम्प्रहेंसिव माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया विथ ऑस्ट्रिया दोस्तों। And Austria is a mountainous landlocked country of South Central Europe, bordered by Czech Republic, Hungary, Slovenia, Switzerland, and Liechtenstein and Germany. Okay, geographical features 2/3 of total area is covered by woods and meadows. And major river क्या है दोस्तों, इसको दनोबी रिवर। दनोबी रिवर हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। जब मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैं एक प्लेसेस न्यूज़ के बारे में बता रहा था, आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, वहाँ पे भी हमने दनोबी रिवर सिस्टम के बारे में बताया है, राइट। क्रोएशिया के बारे में जब मैं आपको बता रहा था। सो मेन वाटरशेड बिटवीन ब्लैक सी एंड नॉर्थ से, हाईएस्ट पॉइंट क्या है इसका, ग्रॉस लॉकनेर है दोस्तों। ओके, तो ऑस्ट्रिया एक माउंटेनस लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों, साउथ सेंट्रल यूरोप में। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, देखिए, चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाता हूँ। देखिए कौन से कंट्रीज इसको बॉर्डर हैं। एक चेक रिपब्लिक हो गया नॉर्थ की तरफ, ओके, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जर्मनी हो गया, राइट। साउथ की तरफ इटाली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, और ईस्ट की तरफ आपको हंगेरी है, और यहाँ पर स्लोवेकिया है दोस्तों।
ये तरह तरह के बाउंड्रीज हैं जो घेरे हुए हैं। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, वियन्ना। और वियन्ना में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर वियन्ना है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। एक माउंटेनियस लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों साउथ सेंट्रल यूरोप में। तरह तरह के बाउंड्रीज मैंने आपको बता दिया, और दनुबी रिवर जो है यहाँ पे भी पास होती है। सो दिस इज़ अबाउट द टुडेस लेक्चर। सो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दोनों मिला के मैंने पढ़ा दिया है, और इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट करंट है अगले लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा दोस्तों, ठीक है। अब चिंता ना करें, कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस नहीं होगा हमारे चैनल पे। अगर आप देख रहे हैं बेझिझक आप चैनल को देख सकते हैं। अगर कोई मिस हो गया आज के लेक्चर में तो हम उसको कल कवर कर देंगे, ओके। ऐसा नहीं कि उसको हमको कंप्लीटली वैनिश कर दें। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।